इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट 109 की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है वेज टू एक्सप्रेस एन इंटीजर एज सम ऑफ पावर्स और इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं एन और एक्स। आपको रिटर्न करना है नंबर ऑफ वेज जिसमें आप एन को एक्सप्रेस कर सकते हो एज एक्सेस पावर ऑफ यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि आप एन को ऐसे लिख सको एन इक्वल टू एन वन रेस्ट पावर एक्स, एन टू रेस्ट पावर एक्स प्लस एन के रेस्ट पावर एक्स। आप यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स लो, उनकी एक्सेस पावर लो, उनको ऐड करो तो आपका एन आए। इस तरह से कितने वेज हो सकते हैं जिसमें आप एन को एक्सप्रेस कर सकते हो और आंसर काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो आपको उसका मोड लेकर रिटर्न करना है 10 8 9 + 7। इससे मोड लेकर रिटर्न करना है। जैसे हमें एन दिया है 4, एक्स दिया है 1, तो हम 4 को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम 4 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 raised to power 1। एक्स हमें दिया है 1, तो हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसकी पावर एक्स हो। तो 4 raised to power 1 ये कितना आएगा? 4 आएगा। सिमिलरली हम 4 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 raised to power 1 + 1 raised to power 1 ये भी हमारा 4 आएगा। तो हम दो तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें 2 रिटर्न करना है। जितने वेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसका काउंट हमें रिटर्न करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? एन हमारा 300 तक हो सकता है और एक्स हमारा 1 to 5 के रेंज में हो सकता है। नाउ इस प्रॉब्लम को भी हम पिछली प्रॉब्लम की तरह 0 1 नैपसैक के कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। हमें एक्स दिया है 1 to 5, इस रेंज में होगा। मैं किसी भी नंबर की मिनिमम पावर 1 लूँ, जैसे मैं 3 की पावर 1 लेता हूँ तो क्या आएगा? 3 आएगा। मैं कोई भी एक्स पावर ले लूँ, 3 से छोटा मैं अचीव नहीं कर सकता। 3 की पावर 2 लूँगा तो 9 आएगा। 3 की पावर 3 लूँगा तो 27 आएगा। यानी कि मिनिमम मेरा 3 आएगा। कब आएगा? जब मैं पावर 1 लूँगा। मैं 3 से छोटा नंबर अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा n है इसके लिए जो मुझे इंटीजर्स देखने पड़ेंगे, जैसे n4 था, मुझे 1 2 3 4 यही यूनिक इंटीजर्स को देखने की जरूरत है। मुझे 5 एंड अबव को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? 5 की पावर 1 भी लूंगा तो मिनिमम मेरा कितना आएगा? 5 आएगा, जो कि 4 से बड़ा होगा। यानी कि मैं 5 या उससे बड़े इंटीजर को कंसिडर कर भी लूँ तो वो मेरे आंसर का पार्ट नहीं होगा। यानी कि 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 1 to 4 से छोटे छोटे नंबर ही चाहिए। और क्योंकि n हमारा 300 तक जा सकता है तो मैक्सिमम हमें 1 to 300 ये नंबर्स देखने पड़ेंगे। नाउ अब हमें पता है कि हमें केवल 1 to 300 यानी कि 1 to n इतनी रेंज में देखने की ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे आंसर में आइदर 1 होगा या नहीं होगा, 2 होगा या नहीं होगा। हमें यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स की एक्स पावर लेनी है, यानी कि हम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक नंबर के लिए क्या चॉइस है? या तो वो हमारे आंसर का पार्ट होगा या फिर नहीं होगा। अगेन पिक नॉट पिक, हमारे पास दो चॉइसेस रहेंगी। और अब हमारा एरे क्या होगा? वर्चुअली 1 to n, ये हमारा एरे हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे n4 का केस ले, हम 1 से शुरू करें। स्टार्टिंग में हमें टारगेट सम क्या चाहिए? 4 चाहिए। अब 1 के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है कि 1 को हम आंसर का पार्ट बनाएं या फिर ना बनाएं, पिक करें या फिर ना करें। वो हम कैसे चेक करेंगे? हम 1 की पावर x ये लेंगे। 1 की पावर 1 कितनी आएगी? 1 आएगी। तो अगर मैं 1 को पिक करता हूँ तो अब मेरा इंडेक्स तो किस पर चला जाएगा? 2 पर चला जाएगा। और मेरा सम कितना रह जाएगा? 4 - 1 1 ये तो मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ। अब मुझे रिमेनिंग सम कितना बनाना है? 3 बनाना है। सिमिलरली अगर मैं पिक नहीं करता हूँ तो इसके समय मेरा क्या होगा? इंडेक्स 2 पर चला जाएगा और मेरा रिमेनिंग सम कितना रह जाएगा? 4 ही रह जाएगा। अब मैं 2 3 को कंसिडर करूँ तो मेरे पास दो चॉइस होंगी, मैं 2 को पिक करूँ या नहीं पिक करूँ। पिक करूँगा उस केस में मेरा क्या होगा? इंडेक्स मेरा 3 पर चला जाएगा और मेरा रिमेनिंग सम कितना रह जाएगा? 3 - 2 1 रह जाएगा। और अगर पिक नहीं करता हूँ तो मेरा क्या होगा? इंडेक्स 3 पर चला जाएगा, सम भी मेरा 3 रह जाएगा। अब अगर मैं इस 3 1 पर आऊँ, मुझे चाहिए सम 1, मेरा इंटीजर है 3। इसकी मैं अगर पावर 1 भी लूँगा तो ये 1 से ज़्यादा ही आएगी। यानी इस ब्रांच से मुझे कोई पॉसिबल आंसर नहीं मिलेगा। मैं इस ब्रांच को अगर एक्सप्लोर करूँ तो मुझे चाहिए कितना? 3, और मेरे पास नंबर भी क्या है? 3। तो 3 raised to power 1, इससे मुझे एक आंसर मिल सकता है। तो मेरा अब इंडेक्स क्या हो जाएगा? इंडेक्स चला जाएगा 4 पर, कोमा रिमेनिंग सम रह गया 0। जब मेरा रिमेनिंग सम 0 रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक आंसर मिल गया। तो मेरा एक आंसर क्या आया? मैंने 1 को पिक किया, 2 को स्किप किया, 3 को पिक किया। 1 raised to power 1 + 3 raised to power 1, एक मेरा आंसर आया ये इस ब्रांच से। सिमिलरली अगर मैं इस ब्रांच को देखूँ, मैं 2 को पिक भी कर सकता हूँ और नॉट पिक भी कर सकता हूँ। पिक करूँगा तो मेरा क्या होगा? मेरा इंडेक्स चला जाएगा 3 पर, सम मेरा रह जाएगा 2। और पिक नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा? इंडेक्स 3 पर चला गया, रिमेनिंग सम रह गया मेरा 4। फिर इस केस में देखो, मेरा जो नंबर है वो मेरे रिमेनिंग सम से ज़्यादा है, यानी कि इससे मैं कोई वैलिड आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं आऊँगा इस ब्रांच पर, इसमें पिक कर सकता हूँ, नॉट पिक कर सकता हूँ, 2 केस बनेंगे। अगर पिक करता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा रिमेनिंग सम रह जाएगा 1 और मेरा इंडेक्स किस पर चला जाएगा 4 पर। यहाँ से मुझे कोई वैलिड आंसर नहीं मिलेगा, तो मैं जाऊँगा वापस, मैं जाऊँगा नोट पिक के केस में। नोट पिक में मेरा क्या होगा 4, 4 मेरा नंबर आ जाएगा 4 पर, रिमेनिंग सम रह गया 4। इससे मुझे एक वैलिड आंसर मिलेगा, कब मिलेगा, जब मैं इसको पिक करूँगा। मेरा इंडेक्स रह जाएगा 5 पर और मेरा सम रह जाएगा 0। जब मेरा सम 0 रह गया इसका मतलब मुझे एक वे मिल गया, और वो वे क्या है, 1 को स्किप करो, 2 को स्किप करो, 3 को स्किप करो, 4 को पिक करो। एक आंसर मुझे मिला 4e⁻1, तो टोटल मुझे 2 वेज मिले। तो इस तरह से हम पिक नोट पिक अप्रोच को फॉलो करते हुए हमारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमारी बेस कंडीशन क्या बनेगी, जब हमारा रिमेनिंग सम 0 के इक्वल रह जाए। और हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन और क्या बनेगी, यहाँ पर देखो हमारा नंबर ज़्यादा था और रिमेनिंग सम कम था। अगर मैं इसको पिक करूँ तो इस ब्रांच से क्या होगा, मेरा सम मेरा नेगेटिव में चला जाएगा, -2 नेगेटिव में चला जाएगा, मेरा नंबर आएगा 4 और सम आएगा -2। तो जब मेरा रिमेनिंग लेस देन 0 हो जाए उस केस में मुझे उस ब्रांच को वहीं पर टर्मिनेट कर देना है, मुझे आगे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम चीज़ मैं कैसे भी चेक कर सकता हूँ, जो मेरा करंट नंबर है इसकी मैं एक्स पावर निकाल लूँ। जैसे इस केस में 1 था हमारा एक्स, 3 ये मैं निकाल लूँ। अगर ये पावर हमारी रिमेनिंग सम से ज़्यादा आ रही है, यानी कि हमारी पावर क्या आएगी 3 और रिमेनिंग सम कितना है 1, अगर इससे ज़्यादा आ रही है, पावर हमारी रिमेनिंग सम से ज़्यादा आ रही है, तो भी हमें इस ब्रांच को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से रिटर्न मार सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 3 बेस कंडीशन बनेगी। हम पिक करेंगे, नोट पिक करेंगे। नोट पिक के केस में तो क्या होगा, हमारा नंबर एक आगे बढ़ जाएगा, रिमेनिंग हमारा सेम रह जाएगा। पिक के केस में क्या होगा, हमारा सम जो भी नंबर हम चुनेंगे उसकी पावर एक्स इससे कम हो जाएगा। हम नेक्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे और हमारे सम को नम रेज पावर एक्स इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली हम पिक नोट पिक अप्रोच लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम इसका रिकर्सिव कोड देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। हमें एन और एक्स दिए थे, हमें रिकर्शन कहाँ से शुरू करना था, हमारे फर्स्ट नंबर से, तो हमने 1 पास कर दिया। अभी हमें सम कितना बनाना है, एन बनाना है, और एक्स हमारा क्या है वो हमने पास कर दिया। फिर रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेस कंडीशन। हमारी 3 बेस कंडीशन थी। अगर हमारा रिमेनिंग सम 0 रह गया इसका मतलब हमें एक वे मिल गया जिससे हम एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस केस में हम 1 रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा रिमेनिंग सम नेगेटिव में चला गया इसका मतलब उस ब्रांच से हमें कोई आंसर नहीं मिलना, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। थर्ड बेस कंडीशन क्या थी, हम जो करंट नंबर है उसकी पावर एक्स निकालेंगे। अगर ये पावर हमारी रिमेनिंग से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रांच से हमें कोई आंसर नहीं मिलना है, तो सीधा हम 0 रिटर्न कर देंगे। अगर हमारी कोई भी बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें क्या करना है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है। इस नंबर के लिए हमारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, आइदर हम इसको पिक करें, आइदर नॉट पिक करें। तो अगर हम पिक करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा नंबर तो एक आगे चला जाएगा, इंडेक्स एक आगे चला जाएगा, और हमारा रिमेनिंग सम कितना बचेगा, जो हमारी इस नंबर की पावर एक्स यानी कि जो पावर आएगी वो हमारे रिमेनिंग सम में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और नोट पिक के केस में क्या होगा, हमारा नंबर केवल एक आगे चला जाएगा और हमारा रिमेनिंग सम सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास पिक के केस के वेज आ जाएंगे, नोट पिक के केस के वेज आ जाएंगे। हमें टोटल वेज निकालने, तो हम इन दोनों का सम कर देंगे। और क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी लार्ज हो सकती है तो हर पॉइंट पर हम क्या लेके चलेंगे, मोड। किससे लेंगे, 10⁻9+7 इससे मोड लेकर चलेंगे। नाउ हमें पता है कि जब भी हम पिक नोट पिक इस टाइप का रिकर्शन लिखते हैं तो हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होती है। और हम रिकर्शन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, मेमोराइजेशन लगाकर, बेसिकली हमारी सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को स्टोर करके, ताकि हम उनको रीयूज कर सकें। इस प्रॉब्लम पर हम मेमोराइजेशन कैसे लगाएंगे, हमारी चेंजिंग स्टेट्स देखकर। चेंजिंग स्टेट क्या है, एक तो है नंबर और एक हमारा है रिमेनिंग सम। नंबर हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा 1 to n, हमें इन्हीं इंडेक्सेस को कंसिडर करने की ज़रूरत है। सिमिलरली हमारा सम कहाँ तक जाएगा, हमें दिया है n, हमें ये सम फाइंड आउट करना है, तो हम एक n क्रॉस n इस साइज़ का एरे ले लेंगे। क्योंकि हम n इस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक्चुअल एरे का साइज़ क्या होगा, n+1 इंटू n+1। हम इस टाइप का 2D एरे ले लेंगे और फिर इसमें हमारे रिजल्ट को स्टोर करते जाएंगे। तो एक बार हम मेमोराइजेशन का कोड भी देख लेते हैं। मेमोराइजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने n+1 इंटू n+1 इस साइज़ का डीपी एरे ले लिया और उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ये इंडिकेट करने के लिए कि अभी हमें इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फिर हम डीपी एरे को अपने रिकर्शन में पास कर देते हैं। हम हमारे रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले बेस कंडीशन लिखते हैं, हमारी बेस कंडीशन सेम ही रहेगी। अगर हमारी बेस कंडीशन हिट नहीं हो रही तो हम रिकर्शन के थ्रू उस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या चेक कर लेंगे कि क्या हमने इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट ऑलरेडी स्टोर कर रखा है। वो कैसे पता चलेगा, -1 से कंपेयर करके।
अगर वो -1 नहीं है, इसका मतलब इसका रिजल्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहीं से इसके रिजल्ट को रिटर्न कर दो, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, पिक नॉट पिक, हमारा सेम रिकर्शन कोड लगाना है, लास्ट में जो भी इनका रिजल्ट आए वो रिटर्न करने से पहले इसको मेमोराइज कर लेना है, बेसिकली हमारे डीपी वेक्टर में स्टोर कर लेना है, डीपी ऑफ नम को हमारी मेन में इसका रिजल्ट स्टोर कर लेंगे ताकि हम बाद में इसको रीयूज़ कर सकें। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, हमारी डीपी एरे में 2 स्टेट्स हैं, नम और रिमेन। ये कितने साइज़ के हैं, n+1 इंटू n+1, इतने साइज़ के। तो हमारी टोटल स्टेट्स कितनी होंगी, n² n+1 इंटू n+1, यानी कि n² हमारी स्टेट्स होंगी। तो हमें इतना ही टाइम लगेगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ n², जितनी हमारे डीपी की स्टेट्स होंगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, एक तो हमारे ये डीपी एरे के लिए n², और इसके अलावा हमारा रिकर्शन का स्टैक स्पेस लगेगा, वो कितना लगेगा, n² + n, इतनी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। थैंक यू गाइस।